हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे कि इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रल सॉल्यूशन से मतलब समझते हैं ना, कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये बात हमने की थी, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, इनमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाह रहे हैं। इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन से हमारा मतलब है ऐसे सॉल्यूशन जो इंटीजर हों, है ना। ऐसे जो सॉल्यूशन होंगे एक्स वाई के, ऐसे पेयर जहां पर x और y दोनों ही इंटीजर्स हों, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम इंटीग्रल सॉल्यूशन कहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 2x + 5y = 100। तो सॉल्यूशन जो चाह रहा है वो इंटीजर तो चाह रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है कि कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन आप फाइंड कर पाओगे। तो देखो जरा, समझते हैं। तो सॉल्यूशन जैसे हम निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। अपने को दिया हुआ है 2x + 5y = 100। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को इधर रख के दूसरी तरफ भेज देते हैं, सेपरेट करते हैं ना। तो जैसे मैंने y को रखा तो ये हो गया 100 - 2x, तो 5 से डिवाइड किया तो 100 - 2x/5, तो ये हो गया y = 100/5 दैट इज 20 - 2/5x। सही है, ये चीज आ गई। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं मुझे समझनी होंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि मुझसे बोला गया है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो x और y दोनों इंटीजर होने चाहिए और पॉजिटिव, मतलब जीरो भी नहीं लेगा वो, ठीक है ना, जीरो भी नहीं लेगा। पॉजिटिव इंटीजर से हमारा मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं, समझूं बात को, तो क्या x को अगर मैं कुछ भी रैंडम पुट कर दूंगा, अगर वो 5 का मल्टीपल नहीं हुआ तो ये एक इंटीजर नहीं रहेगा। सही बात है, ये जो पार्ट है 2/5x वाला, ये एक इंटीजर नहीं रहेगा अगर x 5 का मल्टीपल नहीं हुआ तो, क्योंकि 5 का मल्टीपल होगा तभी ये कैंसिल हो पाएगा। सही है क्या, सीधी सी बात है। और एक बात तो ये समझ गए, क्या समझे हम, कि x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 5। x जो है वो 5 का मल्टीपल होना ही चाहिए, तभी ये इंटीजर बनेगा, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी इंटीजर है। इंटीजर में से अगर कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो फिर y इंटीजर नहीं आ पाएगा। चलो ये भी ठीक है। और दूसरी बात हम क्या समझ सकते हैं कि y जो है पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स 2/5x जो है ना, इसका क्या मतलब हो गया कि 2/5x जो है वो 20 से तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 20 हो गया, तो ये 0 बन जाएगा। 0 बन गया तो y की वैल्यू 0 हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो ये जो है ये 20 से कम होना चाहिए। इसका मतलब x शुड बी 100/2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 50। x जो है वो 50 से कम होना चाहिए। तो x क्या चाहिए होगा मुझे, 50 से कम और 5 का मल्टीपल, और x पॉजिटिव इंटीजर भी चाहिए। तो वो क्या नंबर्स हैं पॉसिबल, देखना जरा, 5, 10, 15, क्या यही नहीं है 45 तक, क्योंकि 50 में ले नहीं सकता। सही है, 5 के मल्टीपल्स और 50 तक, तो x सिर्फ यही वैल्यू ले पाएगा, और हर एक x पर हर एक x जो है एक y की वैल्यू देगा। सही है, तो इस तरीके से क्या मैं यूं कह सकता हूं, मेरे पास ये कितने सॉल्यूशन बन गए, 9 सॉल्यूशन बन गए क्या, 5 से 45, 9 मल्टीपल्स, यस और नो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो टोटल सॉल्यूशन आने वाले हैं, टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो आने वाले हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वो 9 होंगे। सही बात है क्या,
कि 9 ऐसे हम पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि एक तो आप देख पा रहे हो 5x को 5 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 18, है ना। आप चेक भी कर सकते हो, 18 5 जा 90, 2 5 जा 10, 90 + 10 100, है ना। इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा चलो इसमें एक चीज और समझते हैं हम लोग, है ना, एक चीज और समझते हैं, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशंस को देखूं तो जब मैं x को 5 रख रहा हूं तो y कितना आएगा, y कितना आएगा 18, मैंने देख लिया है ना। x को 5 रखा तो y आ गया 18, x को 10 रखेंगे तो y कितना आएगा, x को 10 रखेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 रखेंगे तो 5 से कैंसिल होगा, 2 2 2 जा 4, 6 20 - 4 16, सही है क्या, 16 आएगा। और अगर 15 रखेंगे तो अगर आप ध्यान दो तो वहाँ पर मुझे 15 रखना होगा तो 5 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स 2 3 जा 6, 20 - 6 14, सही है क्या 14। इसी तरह अगर मैं 20 रखूंगा तो 12 आएगा, 25 रखूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा, है ना। हम वहाँ से चेक कर सकते हैं क्योंकि अपने पास क्या था y = 20 - 2/5x था, है ना। इसमें अगर मैं ये वैल्यूज पुट करता जाऊंगा x की, जो कि 5 के मल्टीपल्स ही लेने थे, तो ये आता जाएगा। जैसे 30 पे आप चेक भी कर सकते हो, 8 आना चाहिए, चेक करना जरा। 30 पे 30 रखा तो 6 कैंसिल होगा तो 6 6 × 2 12, 20 - 12 8, है ना। 30 के बाद क्या रखा, 35 रखें अगर तो कितना आएगा 6 आएगा, फिर 40 रखेंगे तो 4 आएगा, 45 रखेंगे तो 2 आएगा, बस 45 से आगे नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो आप इसमें कुछ चीजें नोटिस करोगे, अब देखना समझना ध्यान से, कि जो x की वैल्यूज थी वो क्या थी 5 के मल्टीपल्स थे, ठीक है ना। या यूं कह लो अगर ध्यान से समझे तो कि x की वैल्यूज क्या हैं 5 10 15 20 अप टू 45, है ना, सही है। और अगर मैं y की वैल्यूज की बात करूं तो y की वैल्यूज यहां पर क्या आई हैं मेरे लिए, देखना जरा ध्यान से, 18 16 14 12, है ना, और इस तरीके से चलता गया है, सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें अब नोटिस करने वाली क्या बात है कि ये दोनों जो हैं ये दोनों ही एक एपी फॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमारा मतलब है एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, सही है क्या, हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो x जो है, x के हर वैल्यू में जो डिफरेंस ले रहा है वो कितना है 5 5 का है, और y जो है हर एक वैल्यू में जो डिफरेंस ले रहा है वो 2 2 का है, सही है क्या। तो 5 और 2 अगर मैं देखूं ध्यान से तो कहां से मिलेगा मुझे, देखना ध्यान से, है ना। ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें कि x की वैल्यूज जो आ रही थी वो एक एपी फॉर्म कर रही हैं, और कॉमन डिफरेंस कितने का लगती हैं, वो कॉमन डिफरेंस कहो या हर एक सॉल्यूशन पे जो डिफरेंस है वो 5 का है, और y की जो वैल्यूज आ रही थी हर एक सॉल्यूशन पे डिफरेंस 2 का है, सही है क्या, सही है बात। तो ये बात मैं लिख लेता हूं, समझ लेता हूं कि इंटीग्रल सॉल्यूशन के केस में वैल्यूज ऑफ x जो हैं, x forms an AP with a difference of, देखो डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस एक ही बात है, अब यहां पर थोड़ा सा समझना, ठीक है, विद द डिफरेंस ऑफ 5 यहां पर तो 5 नहीं कहूंगा, है ना, क्या कहूंगा, कितना डिफरेंस लेके चल रही थी y के कोफिशिएंट के इक्वल, है ना, डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ
y, सही है ना, ऐसा कह देते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो y की वैल्यूज थी वो भी एक AP फॉर्म कर रही हैं with a difference of coefficient of x, सही है, सही है। अब आप देखो y का कोफिशिएंट 5 था तो ये 5-5 के डिफरेंस पे चल रही है, और x का कोफिशिएंट 2 था तो ये 2-2 के डिफरेंस पे चल रही है ना। अब आप कहोगे कि यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि जब भी कभी अपने पास कुछ ऐसा कुछ होगा बीच में, मतलब कोफिशिएंट कुछ ऐसे आ जाए, लेट्स से मैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी लेता हूँ, यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा देता हूँ कि a और b दोनों पॉजिटिव है, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा इजीली। जैसे मैंने कहा x प्लस वाई 5 है, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप खुद समझना, एक सॉल्यूशन अगर मैं कहता हूँ 0 है, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, x 0 ले लूँ तो y 5 होगा, सही है, y 5 होगा, ठीक है। अब अगर मैंने x को 1 लिया, एक बढ़ाया, तो इसको एक कम करना पड़ेगा, सही है क्या, देख रहे हो आप, एक बढ़ाया तो एक कम करना पड़ रहा है। अगर इसको एक और बढ़ाऊंगा तो इसको एक और कम करना पड़ेगा, सही बात है। अगर इसको एक और बढ़ाऊंगा तो इसको एक और कम करना पड़ेगा, सही है। आप देख पा रहे हो कि एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। रीजन ये है कि दोनों का टोटल हमको फिक्स रखना है, दोनों का टोटल हमको फिक्स रखना है। तो जब भी कभी हमारे पास बीच में जो प्लस का साइन होता है ना, तो उस केस में जब मतलब दो चीजों को ऐड करके कुछ लाना होता है, ऐसा कह सकते हैं कि जब दो चीजों को ऐड करके कुछ लाना होता है तो एक को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा अपने आप डिक्रीज होता है, सही है। तो जब भी दो चीजों को ऐड करके कुछ हमको फिक्स चीज लानी होती है तो होता क्या है कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, है ना। values of, if values of x increases then values of y decreases and vice versa, ठीक है। मतलब अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी, या y की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो x की वैल्यू डिक्रीज करेगी। कब? जब दो चीजों को ऐड करके कुछ लाना होगा हमको, जब दो चीजों को ऐड करके कुछ लाना होगा। और सेम बात हम इसके लिए भी लिख सकते हैं कि जब भी कभी सब्ट्रैक्ट की बात हो रही होगी, है ना। जैसे मान लो अगर यही मैं आपको ऐसा दे देता कि x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करके कुछ लाना है फिक्स, तो आप देखो ऐसा कर लेते हैं कि मैं ये ले लेता हूँ, दो का डिफरेंस हमको 5 लाना है, ठीक है। तो अगर मैं यूं कहता हूं एक चीज 10 है और एक चीज 5 है, तो 10 और 5 का डिफरेंस 5 है, सही है। अगर मैंने 10 में से कुछ कम कर दिया, लेट्स से 9 कर दिया, और ये 5 है, तो 9 और 5 का डिफरेंस अभी 4 हो गया है ना, कम हो गया ना डिफरेंस। पर मुझे डिफरेंस फिक्स रखना है, तो यानी मुझे दूसरे वाले को भी कम करना पड़ेगा ना, दूसरे वाले को भी कम करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस फिक्स होगा, सही है क्या। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि जब भी सब्ट्रैक्शन की बात होगी, यानी कि दो चीजों का डिफरेंस एक फिक्स नंबर लाना है, तो अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात भी हम नोट कर लेंगे कि जब भी डिफरेंस की बात होगी, इफ वन ऑफ x और y increases then the other also increases, ठीक है। एंड सेम फॉर कि अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। समझ में आ गई क्या बात ये, ठीक है, ये बात हम समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में अपने पास है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ 3x माइनस 7y इक्वल टू 120 वेयर
x लाइज बिटवीन -50 to 50, ठीक है, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो अब देखो फिर वही बात इंटीग्रल सॉल्यूशन वाली, तो चलो करते हैं फटाफट से इसको। जैसे 3x - 7y = 120 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर y को दूसरी तरफ भेज दूं, और y को दूसरी तरफ भेजने का एक रीजन और था कि जो 3 है वो 120 को डिवाइड कर देगा, 7 जो है 120 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इस वजह से मैं y को दूसरी तरफ भेज रहा हूँ। और अब डिवाइड कराऊंगा तो कम से कम एक पार्ट तो इंटीजर बन गया होगा ना ऑलरेडी, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डायरेक्टली, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब x के बारे में मुझे दिया हुआ है ना, हमको दिया गया है कि जो x है वो -50 से 50 के बीच में रहेगा, सही है। x जो है वो -50 से 50 के बीच में रहेगा, तो x किसके इक्वल आया, 40 + 7/3y, सही है। अगर मैं इस 40 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब y को सेपरेट करने के लिए 40 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये -90 बन जाएगा, ये 7/3y बन जाएगा, और ये 10 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से y निकालने की कोशिश करूँ तो दिस विल बी 30/7 एंड दिस विल बी -270/7, है ना। तो यहाँ से मैं देखता हूँ जरा y क्या आ रहा है, तो y आ रहा है कुछ इस तरीके से, 7 4 यानी 4 पॉइंट समथिंग, 7 4 जा 28 बचा 2, तो 7 2 जा 14 और इस तरीके से कुछ आएगा, है ना, 4.2, ठीक है, ठीक है। अब इधर अगर डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 बचा 6 6 0 60 7 8 जा 56 पॉइंट कितना 4 बचा ना, तो 7 5 जा ना, तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो यानी y जो है, y कहाँ रहने वाला है, y -38.5 से 4.2 के बीच में रहने वाला है। और एक और बात भाई, क्योंकि x को एक इंटीजर होना है, तो y जो है वो 3 का मल्टीपल अगर नहीं हुआ तो ये पार्ट इंटीजर नहीं रहेगा, है ना। तो y 3 का मल्टीपल और इनके बीच में रहने वाला है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि -36 -33 और इस तरीके से चलता हुआ लास्ट 3 होगा बस, हाँ है ना, सही बात नहीं है क्या। y सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू ले सकता है ना, वैल्यूज ऑफ y, क्यों, क्योंकि y को -38.5 और 4.2 के बीच में रहना है, पहली बात। दूसरी बात y 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यहां से मैं देख रहा हूं, है ना, कि y मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। चलो ये बातें हो गई दो। अब देखो बस ये काउंट कर लो, इतनी वैल्यू y की होंगी और हर वैल्यू पे एक एक x की वैल्यू मिलेगी, इतने ही सॉल्यूशन बनेंगे, है ना। तो ये कितने हो गए, अगर -36 से जाऊं तो 3 से लेकर -36 -3 से लेकर -36 तक हो गए 12, क्योंकि 3 के 12 मल्टीपल हैं, और एक हो गया 0 भी होगा इसमें, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हुई थी, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो एक तो 0 हो गया और एक 3, तो 14 हो गए ना, है ना। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो सॉल्यूशन है इसके, टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन जो आएंगे वो कितने होंगे, 14, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ना। जैसे मैं कहता हूं कि y जो है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x 47 आएगा, सही है क्या। आप चेक भी कर सकते हो सेटिस्फाई करेगा क्या, चेक करें एक बार। 47 × 3 कितना हो गया, 47 × 3 हो गया 120 और 21, है ना, 141, और ये 7 × 3 21, तो 141 में से 21 गया 120, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे कि अगला सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से, तो अब y को नहीं बढ़ा सकता मैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि अपने को इसमें ही रहना है, इस रेंज में रहना है। तो एक काम करते हैं, कम कर देते हैं। मैंने क्या किया, y को कम कर दिया। अब आप मुझे बताओ x बढ़ेगा या घटेगा, है ना, x बढ़ेगा या घटेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जब भी डिफरेंस की बात हो रही होगी
तो एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, सही है क्या। और अगर y की वैल्यूज की बात करते हैं तो y की वैल्यूज हमेशा x के कोफिशिएंट के गैप पे चलती हैं। x का कोफिशिएंट 3 था तो ये 3 के गैप पे चल रही हैं, आप देख पा रहे हो। और x की वैल्यू जो है y के कोफिशिएंट के गैप से चलने वाली है, यानी कि 40 आना चाहिए, ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हो, 40 × 3 120 और 0, 120 में से 0 गया 120, है ना। तो आप वो कंसेप्ट को यूज करके सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हो, एक आ जाएगा तो बाकी का फटाफट से लिख सकते हो, है ना, सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द पेयर्स या इंटीग्रल पेयर्स एक्स वाई सच दैट दिस इज इक्वल टू 12, है ना। 2/x + 3/y इक्वल टू 1/12, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा। क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं इसका, है ना। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, xy, और यहाँ हो जाएगा 2y, यहाँ हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24y + 36x इक्वल टू xy, सही है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। इनके फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं ये ध्यान से समझना। 24y + 36x - xy इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूं तो इन दोनों में y कॉमन है क्या, इन दोनों में y कॉमन है, बिल्कुल है। तो y अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ से बचेगा 24 - x, ठीक है, 24 - x, और यहाँ है 36x। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो, अगर फैक्टराइज करने की बात कर रहा हूं मैं, अगर फैक्टर बनाने हैं तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो 24 - x दे सके, ठीक है, कॉमन लेने पर। तो क्या करें, यानी कि मुझे 36 बाहर निकालना पड़ेगा, तो मैं ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 36 × 24, है ना, 36 × 24, ठीक है। क्योंकि अब मैं 36 अगर कॉमन लूंगा तो x और 24 मुझे मिल जाएगा, सही है। पर क्योंकि ये मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे इधर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सही है। अब आप ध्यान दो, ये कुछ ऐसा बन गया, 36 कॉमन लो, है ना, तो ये x - 24 होगा, सही है। अब ध्यान देना, यहाँ x - 24 है, या 24 - x है। अगर मैं यहाँ से यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं, ठीक है, y - 36 होगा, हाँ ठीक है, सही। चलो देखो जरा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो x - 24 बनेगा, और ये माइनस का y बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 36 माइनस का y, दूसरी तरफ रहेगा -36 × 24। अगर आपको ये माइनस भी हटाना है तो ऐसे हटा सकते हो कि इसमें से एक और माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, एक और माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर देते हैं, 36 × 24 अपना एक इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, दिस x एंड y शुड बी इंटीजर, और इनका प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब कितने ऐसे पेयर आप बना पाओगे जिनका प्रोडक्ट इसके इक्वल है, सही है। तो क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि ये तो पूछ रहा है कि कितने फैक्टर्स पॉसिबल है इसके, सही है क्या, कितने फैक्टर्स बना सकते हो आप, हाँ है ना। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो ये बन रहा है 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 2 raised to power 3 into 3 raised to power 1, that is 2 raised to power 5 into 3 raised to power 3, सही है क्या। और हमने नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा था, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बन रहे हैं, जो भी अपने प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं उसमें एक एक ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये हो गया 6 × 4 24, तो 24 फैक्टर्स पॉसिबल हैं इसके, है ना। मतलब हम 24 टाइप से इसको ब्रेक कर सकते हैं, 24 टाइप से इसको ब्रेक
कर सकते हैं, पर यहाँ पर कहा गया है इंटीजर चाहिए अपने को, पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं हुई है ना। तो जो पेयर मैं 24 बनाऊंगा यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स के साथ, वही नेगेटिव भी तो बना सकता हूँ। सपोज मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि एक नंबर में ले रहा हूँ, कुछ भी ले लो 2 और एक बाकी का बचा हुआ, सही है क्या? हो सकता है ना, एक 2 और एक बाकी का बचा हुआ। तो ऐसे भी तो ले सकता हूँ वही सेम, एक -2 और एक माइनस और बाकी का बचा हुआ ले सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि भाई दोनों पे इंटीजर ही आएगा ना, सही है। तो ये बात मैं समझ सकता हूँ यहाँ से। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 आ रहे हैं, तो 24 तो पॉजिटिव पेयर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से मैं नेगेटिव पेयर्स भी तो निकाल सकता हूँ, है ना। सेम नंबर ऑफ नेगेटिव पेयर्स होंगे वहां पर, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव पेयर्स होंगे वहां पर। अब नेगेटिव पेयर्स भी कितने होंगे? 24। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एक पेयर जो होगा, एक सॉल्यूशन ये वाला भी होगा अपने पास, ठीक है। एक पेयर वहां पर ये भी तो लिया होगा हमने -24 इंटू -36 का, पर ये हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग ये इधर 0 बन जाएगा और y भी 0 बन जाएगा, हैं दोनों इंटीजर। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि अगर ये दोनों 0 0 हो गए तो हमारा यहाँ पर नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा, इसलिए हमको वो वाला केस छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि टोटल जो इंटीग्रल पेयर बनेंगे, इंटीग्रल पेयर्स ऑफ XY बनेंगे, वो कितने हो पाएंगे? 47 पेयर्स बना पाऊंगा मैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ है, ध्यान देंगे जरा। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पेयर्स x, y सच दैट x² y इक्वल टू 1200, है ना। ये भी वही सेम बात हो गई, फैक्टर्स की तरह ही कुछ दिख रहा है कि अगर x² y 1200 के इक्वल है, ठीक है, तो एक तरीके से x और y इंटीजर ढूंढने हैं। दो इंटीजर्स हैं अपने पास, एक का स्क्वायर और दूसरा, उनका जो प्रोडक्ट है वो 1200 है, तो अपने को ढूंढना है, सही है। तो मैं इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ, है ना। 1200 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 15 इंटू 8 इंटू 10, है ना, पर अपने को प्राइम फैक्टर से मतलब है, तो 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, इसको 2 क्यूब लिख सकता हूँ, इसको 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। दिस इज 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 1 एंड 5 रेज़ टू पावर 2, सही है। पर x जो भी आप ले रहे होगे, है ना, इनके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन x उसमें से आप जो भी लोगे वो किसी इंटीजर का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम यहां से नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स पहले तो निकाल लेते हैं, ठीक है, कि ये जो भी आ रहा है इसके भाई परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, है ना। ये भी आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद और आपको उस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ढूंढने हो, तो आप क्या करते हो, जो भी इवन पावर्स आप बना सकते हो, जितने भी प्राइम आपको मिले हैं वो सारे ढूंढ लो। जैसे 2 की पावर 4 में आप कितने इवन पावर्स बना सकते हो? एक तो 2 की पावर 0, एक 2 की पावर 2 और एक 2 की पावर 4, यानी 3 पॉसिबिलिटी है आपके पास। यहाँ से 3 की पावर 1 तक में 3 की पावर 0 ही बन पाएगा, यानी 1, और 5 की पावर 2 तक में 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2 भी, यानी 2। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 ही परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मिलेंगे, यानी x जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6 ही वैल्यूज ले पा रहा होगा। पर x 6 पॉजिटिव वैल्यू ले रहा होगा, है ना, और उसके हिसाब से y भी फिर 6 वैल्यूज ले रहा होगा। पर अगर मैं x को नेगेटिव भी डालूं तो क्या फर्क पड़ता है? y को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो स्क्वायर ही रहेगा ना, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो x जो है, x कैन टेक 6 नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो, 6 नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। देयरफॉर x के पास 12 पॉसिबिलिटी हो गई, और x जितने लेगा हर एक बार y को भी उतने ही मिलेंगे, है ना, ठीक है। देयरफॉर टोटल जो इसके इंटीग्रल पेयर बनेंगे, टोटल इंटीग्रल पेयर्स ऑफ x, y विल बी कितने होंगे? 12, सही है। समझ में आ गई बात? क्योंकि y तो कुछ भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर x को परफेक्ट स्क्वायर होना है ना, x को परफेक्ट स्क्वायर होना है, और
पर इस नंबर के जब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आप ढूंढोगे तो 6 ही मिलेंगे। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो बता देता हूं क्या क्या होंगे। एक तो 1 होगा, एक 4 होगा, एक 25 होगा, सही है, और क्या होंगे, 2 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कितने आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, या 2 की पावर 4 भी तो होगा ना एक, 2 की पावर 4 16 है ना, 16 भी तो होगा एक, और 2 की पावर 4 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 यानी 100 भी होगा इसका फैक्टर एक परफेक्ट स्क्वायर। और एक क्या होगा, एक होगा मेरे पास 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 दैट इज 16 इंटू 25 400 है ना। बस इतने ही परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मिलेंगे आपको 1200 के, सही है, यानी x की वैल्यूज सिर्फ 6 ही मिल पाएंगी। ये 6 वो वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज तो 1 2 4 5 10 20, x सिर्फ यही वैल्यूज ले पाएगा, इसके अलावा कोई वैल्यू x नहीं ले पाएगा, क्योंकि x को एक परफेक्ट स्क्वायर भी बनना है जो इसको डिवाइड करता हो, सही है। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ही निकाल लिए थे सीधा, सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि अ पेन कॉस्ट 13 रुपीज एंड अ नोटबुक कॉस्ट 35 रुपीज, लेट m बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स that can be bought for 1000 rupees and n be the minimum number of items that can be bought for the same amount, सही है। उसी अमाउंट में m जो है मैक्सिमम आइटम्स आप खरीद पा रहे होगे और n जो है वो मिनिमम आइटम्स आप खरीद पा रहे होगे, तो आपको बताना है m प्लस n क्या होना चाहिए, सही है, सही है। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं पता मैं कितने पेन लाया, कितने नोटबुक लाया, बस मुझे ये पता है कि पेन कितने का है, 13 रुपीज़ का है, और नोटबुक कितने की है, 35 रुपीज़ की। टोटल पैसे कितने खर्च करने हैं, 1000 रुपीज़। उसमें आप मैक्सिमम आइटम्स ला सकते हो, कितने मैक्सिमम आइटम्स का मतलब कितनी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, और n का मतलब कम से कम चीज़ें, है ना। तो चलो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पेन्स बी x, है ना। सेम नंबर ऑफ नोटबुक्स मान लेते हैं हम लोग कुछ y। तो अगर एक पेन 13 रुपीज़ का है तो 13x तो हमारे को यहाँ खर्च हो गए होंगे, एक नोटबुक 35 की है तो 35 रुपीज़ तो 35y रुपीज़ तो इसमें खर्च हो गए होंगे, और टोटल मिला के हमने 1000 रुपीज़ पे किया है, ठीक है। अब क्योंकि पेन और नोटबुक इंटीजर होंगे, है ना, मतलब आधा पेन तो नहीं खरीदूंगा ना मैं, सही है, तो पेन और नोटबुक दोनों इंटीजर होंगे और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, भाई माइनस में पेन तो नहीं लेने वाला ना मैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो चलो निकालते हैं जरा सॉल्यूशन। तो वही सेम, अब क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 13 और 35 दोनों ही 1000 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करने वाले, जैसे पहले ऐसा कुछ हो रहा था, तो इसमें आप कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी रखो, किसी को भी दूसरी तरफ भेज दो। तो मैंने x को रख लिया और दूसरी तरफ भेज दिया इसको, ठीक है। चलो अब ये डिवाइड किया तो 1000 माइनस 35y डिवाइडेड बाय 13 हो गया। तो समझना 1000 को 13 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा बनाते हैं इक्वेशन को, है ना। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 जा 91 बचा 9 9 0 90, तो 13 6 जा कितना हो गया 78 बचा 12, है ना। तो 12 बचा हुआ है, ठीक है, वो मैं लिख लूंगा। और 35 को जब डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26, है ना। तो ये अलग कर दिया मैंने बाकी का, और जो बचा हुआ है इसको अलग लिख लेता हूँ, जो 13 से डिवाइड नहीं हो पाया, दैट इज एक तो 12 और बचा 9y, है ना। सही है क्या, ये डिवाइड नहीं हो पाया। अब क्योंकि y एक पॉजिटिव इंटीजर होना है, y एक पॉजिटिव इंटीजर होना है, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे पॉजिटिव इंटीजर निकाल लें चाहे नेगेटिव। मेरा पॉइंट इतना सा है कि अगर मैं कोई एक भी सॉल्यूशन निकाल पाया तो उससे बाकी के सॉल्यूशंस पे पहुंचना मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में सीख लिया था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसा नंबर, देखो y इंटीजर डालना है तो ये तो इंटीजर ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये
इंटीजर तब होगा जब ऊपर वाला नंबर 12 माइनस 9y 13 का मल्टीपल हो, 13 का मल्टीपल हो, और 13 की टेबल अपने को थोड़ी बहुत तो पता ही है। तो हम क्या करते हैं, y की कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मैंने 0 पुट कर दिया तो 12/13 डिवाइड नहीं होता, 1 पुट कर दिया 12 माइनस 9 नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब ये तो कम ही होने लग जाएगा अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा। तो एक काम करता हूँ, नेगेटिव पुट करके देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नेगेटिव से भी सॉल्यूशन निकालने के बाद में दूसरे सॉल्यूशंस निकाल लूंगा, एक सॉल्यूशन आएगा तो दूसरे सॉल्यूशन में आराम से निकाल सकता हूँ। -1 पुट किया तो 12 + 9 21 नहीं हुआ, 2 पे 18 30 हो गया, नहीं हुआ, 3 पे हो जाएगा, है ना, 27 और 12 39 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं y की जगह -3 पुट कर दूं तो x जो है वो कितना आने वाला है, 76 - 2 × 3 सॉरी -3 + 12 - 9 × -3 अपॉन 13, तो ये आ जाएगा 76 + 6, ये 27 39/13 दैट इज 3, तो ये आ गया 85 आ रहा है ना, 76 + 9 85। तो एक सॉल्यूशन जो मुझे मिला है वो है 85, -3, ठीक है। पर क्योंकि इसमें y नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नोटबुक्स नेगेटिव तो नहीं होने वाली, है ना, पर कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सॉल्यूशन पे पहुंच गया हूं और एक सॉल्यूशन अगर आया है तो इससे बाकी के सॉल्यूशन में लिख सकता हूं। कैसे? मैंने पढ़ा था इंटीग्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, x की वैल्यूज y के कोफिशिएंट पे चेंज होती हैं और y की वैल्यूज x के कोफिशिएंट पे चेंज होती हैं, और अगर बीच में प्लस है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, सही, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और y को बढ़ाना पड़ेगा, रीजन बीइंग y नेगेटिव नहीं ले सकते। तो अगला सॉल्यूशन यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, -3 है और x का कोफिशिएंट 13 है, तो 13 ऐड करूंगा तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है, बन गया 10। एक बढ़ाया है तो दूसरा घटाना पड़ेगा, x की वैल्यू घटानी पड़ेगी और वो घटेगा y के कोफिशिएंट पर। तो 85 में से 35 घटाया तो कितना आ गया, 50, सही है। चलो अगला सॉल्यूशन, अगर और बढ़ा सकता हूँ, 10 से 13 और बढ़ा देता हूँ, y की वैल्यू x के कोफिशिएंट पे बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा 23, है ना। और फिर अगर एक दूसरा बढ़ा रहा हूँ, बीच में प्लस है तो एक को घटाना पड़ेगा, x को घटाना पड़ेगा, x को कम करेंगे, 50 में से y का कोफिशिएंट 35 कम करना पड़ेगा, है ना, कम करना पड़ेगा, कर दिया कम। अब अगर एक और सॉल्यूशन मान लो मैं चाहता हूं लेट से, तो चलो 13 और बढ़ा देता हूं, तो 23 + 13 कितना हो जाएगा, 36, और इसको फिर 35 करना पड़ेगा तो ये -20 हो जाएगा। ये भी मैं ले नहीं सकता, है ना, जैसे ये भी मैं नहीं ले सकता था, रीजन क्या है, x नंबर ऑफ पेन्स थे तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन आ सकते हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन आ सकते हैं, है ना, ये एक और ये दूसरा। मुझसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स, तो आपको दिख रहा होगा x और y की वैल्यू है और x ही हमारे आइटम्स है, पेन्स और नोटबुक्स। तो मैक्सिमम में कितना आइटम खरीद पा रहा हूं, आप देख पा रहे हो, 50 और 10, है ना, x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 10 है, यानी 50 पेन खरीद लूं और 10 नोटबुक खरीद लूं तो 60 आइटम्स में खरीद पा रहा हूं मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम में कितना खरीद पाया था, जब मैं 23 नोटबुक खरीद रहा था और 15 पेन खरीद रहा था, तो 38 आइटम्स खरीद पा रहा था मिनिमम, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था बताओ m + n कितना होगा, दैट इज 60 + 38 यानी कि 98, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रल सॉल्यूशंस का यूज कर सकते हो चीज़ों को सॉल्व करने में। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।